नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में आज फिर से कई एक्सक्लूसिव खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यादों में अब किस तरीके से टिकटॉक रहने वाला है। आप बात करेंगे कि हाँ, टिकटॉक जैसी एक ऐप हुआ करती थी, हिंदुस्तान में भी इस ऐप का प्रचलन हुआ करता था और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने टिकटॉक ऐप के जरिए अपनी पब्लिसिटी की, अपना प्रचार किया, खुद को स्टार बना लिया। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अतीत में ये बातें होंगी, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव आज आपको बताने वाले हैं कि टिकटॉक का बाजार कितना बड़ा है। इसके साथ साथ भारत की जित कंपनियां कुछ ऐसी हैं जिसमें चीनी इन्वेस्टमेंट हो रखा है, कितना बड़ा वो इन्वेस्टमेंट है, इससे भी रूबरू कराएंगे आपको। एक और वायरस दस्तक देने वाला है, चीन वायरस की दुकान है और चीन में एक और वायरस पनप रहा है जो कि विश्व के लिए एक बार फिर से महामारी का रूप ले सकता है अगर वो फैला तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी ये, इसलिए आप बने रहिए स्पेशल 7 की आखिरी स्पेशल रिपोर्ट तक, ताकि आप जान पाएं कि विश्व में, देश में हो क्या रहा है। शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी, यानी कि वो 7 अहम रिपोर्ट जो आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर क्या खास है। सबसे पहले टिकटॉक की बात होगी। रेस्ट इन पीस। जी हाँ, टिकटॉक खत्म हिंदुस्तान से। टिकटॉक के चाहने वाले भी डिलीट कर रहे हैं। सरकार ने भी कह दिया है कि अब टिकटॉक का कोई वजूद हिंदुस्तान में रहेगा ही नहीं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से चीन एक बार विश्व के लिए फिर से खतरा बनता चला जा रहा है, क्योंकि एक और वायरस चीन में पनप रहा है जो कि महामारी का रूप ले सकता है और इंसान से इंसान में संक्रमित हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है, जिस तरीके से कोरोना हो रहा है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि विश्व में एक बार फिर से भारत की साख और मजबूत होती चली जा रही है। अमेरिका के साथ साथ फ्रांस भी अब हिंदुस्तान के साथ आ चुका है, चीन के खिलाफ जा रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने इकोनॉमिकली चाइना को तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली और चीन परेशान है, चीन का विदेश मंत्रालय परेशान है और चीन ने कह दिया है कि हिंदुस्तान इस तरीके से कर रहा है, ये चिंता की बात है, हम पूरी तस्वीर पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन चाइना है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अभी भी वो हिंदुस्तान की सीमा में दखल अंदाजी करना चाहता है, नेपाल के रास्ते घुसपैठिए भी भेज रहा है चीन। इसलिए ना चीन सुधर रहा है और इस बार भारत ने ठान ली है कि छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। सबसे पहली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार ने 59 ऐसे एप्लीकेशंस जो कि मोबाइल पर डाउनलोड होते हैं, जो कि चाइना के हैं, उनको बैन करने का फैसला ले लिया है। और इस फैसले से ही, हिंदुस्तान के इस कदम से ही चाइना परेशान हो उठा है, क्योंकि चाइना का बहुत अच्छा खासा एक कारोबार इन एप्लीकेशंस के जरिए चलता था। आपको हम बता दें कि टिकटॉक, सिर्फ एक टिकटॉक ऐप को बैन करने का मतलब है कि उसकी जो सालाना आय है उसका 10% हिस्सेदारी वो भारत से लेता है, यानी कि तकरीबन अनुमानित जो आंकड़ा है 100 करोड़ रुपए वो साल का वो हिंदुस्तान से कमाता है, जिस पर अब बैन लग गया है। और इसी तरीके से 59 ऐसे एप्लीकेशंस पर बैन लगा और भारत सरकार ने कहा है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरनाक है, ये ऐप हमारी गोपनीयता के लिए खतरनाक है, हमारी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है, और इसी वजह से इस ऐप को अब बैन किया जा रहा है। जिस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह गंभीर विषय है और हम पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए। देखिए रिपोर्ट, समझिए कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा से जुड़े लोग, रक्षा से जुड़े हुए लोग, एक्सपर्ट किस तरीके से बता रहे। खास रिपोर्ट आपके लिए। अब सिर्फ यादों में रहेगा टिकटॉक। 59 चीनी ऐप्स पर डिजिटल एयर स्ट्राइक। ड्रैगन पर मोदी सरकार की बड़ी मार। अब भारत में नहीं चलेगा चाइनीज माल। केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिए हैं, जिससे चीनी कंपनी और खुद चीन को भी बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। अकेले टिकटॉक के बैन होने से 100 करोड़ रुपए की चपत लगने वाली है। मोदी सरकार के डिजिटल एयर स्ट्राइक से सोशल मीडिया पर लोग खुश नजर आ रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर से बैन किए गए 59 चाइनीज ऐप हटा दिए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आईटी एक्ट एंड रूल्स के सेक्शन
698A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 59 ऐसे ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है जो ऐसी गतिविधि में शामिल हैं जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। ये मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोदी जी को कहा कि ये जो एप्लीकेशंस हैं वो राष्ट्र के सॉवरेंटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए और पब्लिक ऑर्डर के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ख़तरनाक क्यों है? उसके कई कारण हैं। पहली बात है कि चीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जितना भी ये मीडिया एप्लीकेशंस लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जितना भी डाटा होता है वो विदेश में एक सर्वर में चला जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है भारत के अहित के लिए। तो वो तो बहुत इंटेलिजेंस माध्यम से तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। दूसरी बात है कि 130 करोड़ के हिंदुस्तानियों की जो प्राइवेसी है वो खतरे में है। तीसरी बात है कि इन मीडिया एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में चीन एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करता है, यहाँ के देश के लोगों को गुमराह करता है और ऐसी धारणा क्रिएट करता है कि चीन बहुत शक्तिशाली देश है वगैरह वगैरह। तो ये हमारे राष्ट्र हित में नहीं है। एक और बात कि ये पैसा जो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके चीन को जाता रहा है, चीन इसका कहाँ प्रयोग करता है? हमारे जवानों को मारने के लिए। तो ये कहाँ की ये रेलेवेंस है, कहाँ की बात सही है कि आप हिंदुस्तानी हो के पैसा देते हो चीन को और चीन वो पैसा इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान के जवानों को मारने के लिए? क्या ये सही है? क्या आपके पैसे का सही उपयोग हो रहा है? तो मेरा ख्याल है ये जो कदम है बहुत साहसी कदम है, मोदी जी के द्वारा बहुत प्रशंसनीय है और इससे जो आर्थिक जो घूसा चीन को मिला है उसका दर्द चीन को महसूस होगा। वहीं चाइना पर भारत के डिजिटल स्ट्राइक से चीन परेशान हो गया है, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत का फैसला चिंतित करने वाला है। चीन को इसका दुख है और पूरी स्थिति की जानकारी ली जा रही है। भारत ने इन चाइनीज ऐप पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, यूसी ब्राउजर, हेलो ऐप, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, वीचैट, यूसी न्यूज, बीगो लाइव, वीगो वीडियो। तो इधर टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने ट्विटर पर कहा है, भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। हम इस आदेश को मान रहे हैं। इसके लिए हम सरकारी एजेंसियों से मुलाकात भी करेंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। टिकटॉक भारत के कानून का सम्मान करता है। टिकटॉक ने भारत के लोगों का डेटा चीनी सरकार समेत किसी भी विदेशी सरकार को नहीं भेजा है। अगर हमसे ऐसा करने को कहा भी जाता है फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि भारत में टिकटॉक का कितना कारोबार है। भारत से हर तिमाही टिकटॉक को करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई है। सालाना 100 करोड़ रुपए का अनुमान है। टिकटॉक की कुल कमाई का 10% हिस्सा भारत का है। वहीं अब आपको बताते हैं कि भारत की कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ है। स्नैपडील में चीन का 5,289 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ओला में चीन ने 3,378 करोड़ रुपए का निवेश किया है। स्विगी में भी चीन ने 3,378 करोड़ का निवेश किया है। पेटीएम में चीन ने 3,022 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बिग बास्केट में चीन ने 1,889 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जोमेटो में चीन ने 1,511 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। जबकि पेटीएम मॉल में चीन ने 1,133 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बाद अब ज्यादातर इंडियन यूजर्स इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं।
यूजर्स का कहना है कि ये सही फैसला है और हमें काफी पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था। मेरे हिसाब से जो तो अपने मेरे नॉलेज के हिसाब से ये टिकटॉक जितने भी चाइनीज ऐप हैं ये नहीं होनी चाहिए हिसाब से, क्योंकि हमारे ही देश के बारे में कोई प्रॉब्लम है इसमें। ज़्यादा अगर हम पैसों की बात में आ जाएं कि पैसों के चक्कर में हम आए कि हाँ तो जो पैसा हमारे इंडिया में यूज़ होना चाहिए वो इसी चक्कर में जितने भी चाइनीज ऐप हैं वो सारे डिलीट होने चाहिए। हमने तो कभी कभार देख लेते हैं जब टाइम होता है, तो वैसे तो चाइना है वो तो बेकार है। उसी के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से हर इंडिया में, हर देश में यही अजीब चीज़ आती रहती है। ठीक है जी, बैन हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत सही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश पे कोई उंगली उठाए और किसी अदर कंट्रीज के ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे देश पे हमले कर रहे हैं, तो इसमें हम देश के लिए कुछ सहन नहीं कर सकते हैं। 59 ऐप्स बैन किए हैं, हम उनके साथ हैं, और बाकी वो जो अच्छा फैसले लिया है जो उन्हें सब बैन किए हैं बाकी ऐप्स। वहीं चीन भारत के फैसले से परेशान है। मतलब ये कहना सही होगा कि तीर सही जगह लगा है और चीन तिल मिलाने लगा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन लगातार बातचीत के लिए भी हाथ आगे बढ़ा रहा है। इसे चीन की मजबूरी ही कहेंगे कि तीसरी बार वो वार्ता के लिए सामने आया है, लेकिन वार्ता के पीठ पीछे चीन अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा और लगातार चीन ऐसी हरकतें कर रहा है जो इन तमाम वार्ताओं पर तेजाब डालने के बराबर है, क्योंकि इन वार्ताओं में जो बातचीत निकलकर सामने आती है उसका पालन चीन करता नहीं है। चीन अपनी चालबाजी से पीछे नहीं हट रहा, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। पीछे हटना चीन की अब मजबूरी होगी, जैसे बातचीत के लिए आगे आना चीन की मजबूरी है। देखिए खास रिपोर्ट। चीन दगाबाज है, चीन धोखेबाज है, चीन मक्कार है। यही चीन की चाल है। एक तरफ सरहद पर तनाव कम करने के लिए बातचीत का स्वांग रचना और दूसरी तरफ एलएसी पर अपनी सेना इकट्ठी करना। यह है चीन की दोहरी नीति, यह है चीन का दोहरा चरित्र। आपको बता दें कि सरहद पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख के चुशुल में कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठकों का दौर जारी है, जिसका मकसद एलएसी के पास बने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाना है, जिसमें 6 जून और 22 जून की बैठक को अहम बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। 22 जून को हुई बैठक में चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए राजी हो गया था, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं है, अपनी वादों से बार बार मुकर जाता है। बैठक में सहमति बनने के बाद भी चीन ने गलवान, डेपसांग और पैंगोंग झील के पास फिंगर एरिया में अपनी सैन्य गतिविधियां नहीं रोकी। देखिए, इस जो वार्तालाप को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक कि उसका लिमिटेड यूटिलिटी है, उपयोग है। क्योंकि ये एक उपयोग ये है कि इसको हिंदुस्तान को मौका मिलता है मिलिट्री कमांडर्स को अपनी बात कहने का, जो कि अदरवाइज मुमकिन नहीं था। बस इसकी यूटिलिटी वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चीन जो भी फैसला होता है उसको कार्यान्वित करेगा ज़मीनी स्तर पे। उसका कई उदाहरण है। 1993 का एग्रीमेंट, 96 का एग्रीमेंट, 2005 का एग्रीमेंट, 2015 का एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, वर्किंग मैकेनिज़्म जो है 2012 का, उस पर कभी चीन ने उस पर अमल किया है? नहीं। तो जो देश का इतिहास है, डीएनए है अमल नहीं करने का, तो एक और बातचीत करने से क्या होगा? 6 जून को तो बहुत कुछ फैसला हुआ था, क्या हुआ? कर्नल संतोष बाबू की मौत कैसे हुई? विश्वासघात था। इसका मतलब साफ है कि आप कितना भी राउंड ऑफ टॉक्स कर लीजिए, उसका ज़मीनी स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कि क्योंकि चीन का जो विस्तारवाद की नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो करता रहेगा। तो हमको अपना मिलिट्री तैयारी पूरी तरह से रखना है, अपना गार्ड नीचे नहीं करना है, और ये मान के चलना है कि चीन हमें धोखा देगा, चीन हमारा ज़मीन हथियाने की कोशिश करेगा। जब इस सोच के साथ हम मिलिट्री प्लानिंग करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। दरअसल दोनों देशों के बीच कई मसलों पर सहमति नहीं बन पा रही है। मौजूदा समय में चीनी सेना फिंगर 4 में डटी हुई है और वहां पर बंकर बना रही है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है और इस पूरे इलाके में चीनी सेना की ओर से बंकर और निगरानी चौकियां बनाई गई हैं। चीनी सेना फिंगर 4 से पीछे नहीं हट रही है।
ठीक इसी तरह गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 से भी चीनी सेना पीछे नहीं हट रही है। दोनों देशों के बीच तनाव सिर्फ 1 या 2 पॉइंट पर नहीं है, क्योंकि चीन की ओर से चुमार, डेपसांग, डेमचोक, गोगरा, गलवान, पेंगोंग लेक, ट्रिग हाइट्स पर कब्जे की कोशिश की गई है। इसके बाद भारत ने अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं भारतीय सेना चीन की किसी भी बात में नहीं आने वाली, इसलिए तमाम बातचीत के बाद भी भारतीय सेना फॉरवर्ड एरिया में अपना बिल्डअप तैयार कर रही है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन अब मलक्का के रास्ते मरने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मलक्का है क्या और आखिर किस तरीके से इस मलक्का के रास्ते चीन मरेगा। दरअसल जापान के साथ युद्धाभ्यास कर हिंदुस्तान ने यह बता दिया कि समुद्र में भी चीन की दादागिरी अब चलेगी नहीं और मलक्का के रास्ते चीन का अंत हो जाएगा, हिंद महासागर में डूब जाएगा चीन। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, समझिए कि किस तरीके से जापान भी अब भारत के साथ मिलकर इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन को सीधे तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि अपनी हद में रहो। समंदर में चीन के विस्तार को काबू करने के लिए भारत और जापान साथ आए हैं, जिसके तहत जापान और भारत ने हिंद महासागर में नेवल एक्सरसाइज की, जिसका मकसद चीन की कमजोर नस मलक्का को जंग के हालात में दबाने का अभ्यास करना था, जिसे दबाने से चीन तिलमिला उठेगा। मलक्का एक जल डमरू मध्य है जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच पड़ता है। आपको बता दें कि जब जमीन के बीच से समुद्र का रास्ता निकलता है तो उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। अक्सर इसका भौगोलिक आकार डमरू जैसा होता है। मलक्का जल डमरू मध्य भी कुछ ऐसा ही है जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर के जरिए प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आपको बता दें कि मलक्का जल डमरू मध्य के जरिए विश्व का 30% समुद्री कारोबार होता है। ये तेल कारोबार का दूसरा सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। अरब देश इसी रास्ते से एशिया के तमाम देशों को तेल सप्लाई करते हैं। मलक्का जल डमरू मध्य से चीन की 80% ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। इसी रास्ते से चीन अरब देशों से अपने लिए तेल और गैस मंगवाता है। वहीं अगर जंग में इस रास्ते को बंद कर दिया गया तो चीन में तेल और अनाज की किल्लत हो जाएगी, जो चीन पर बड़ी मार होगी। वहीं हिंद महासागर की सुरक्षा भारत करता है। ऐसे में भारत चीन के खिलाफ मलक्का का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए चीन मलक्का का विकल्प ढूंढ रहा है और चीन अब थाईलैंड के जरिए नया रास्ता निकालने की फिराक में है। लेकिन चीन के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन के चाल को आसियान देश समझ गए हैं। इसलिए आसियान देश चीन के खिलाफ उतर आए हैं। वहीं आसियान देशों ने चीन को 1983 की संधि याद दिलाते हुए चेताया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। चीन की चालबाजी लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ बातचीत के लिए चीन सामने आता है, दूसरी तरफ अपनी हरकतों से भी चीन बाज नहीं आ रहा है। दरअसल चीन ने एक नया नक्शा जारी किया है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था जिस पर भारत ने कठोर आपत्ति जताई थी, अब चीन ने एक नक्शा पास किया है जो कि फिंगर 8 से जुड़ा हुआ नक्शा है। स्पेशल 7 की पहली रिपोर्ट से हमने जब आपको कुछ दिन पहले रूबरू कराया था तब बताया था कि फिंगर 8 का ये पूरा का पूरा विवाद क्या है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर फिंगर 8 से जुड़ा वो नया नक्शा क्या है जिसे चीन ने पास किया है। देखिए और समझिए स्पेशल 7 की ये
पेट्रोलिंग का अधिकार उसके पास है, जबकि चीन फिंगर 4 तक अपना इलाका मानता है। फिंगर 4 के पास दोनों सेनाएं कई बार भिड़ चुकी हैं। इस वक्त चीनी सेनाएं फिंगर 4 पर मौजूद हैं। ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं पूरे विश्व में, लेकिन अब एक और वायरस दस्तक देने वाला है। जी हां, चीन में एक और खतरनाक वायरस जन्म ले रहा है जो एक महामारी के तौर पर फैल सकता है। कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा और इंसान से इंसान में ये ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर हो सकता है और संक्रमित कर सकता है एक इंसान दूसरे इंसान को, जिस तरीके से कोरोना वायरस कर रहा है। तो चीन वायरस की दुकान है और इस दुकान से एक और नया वायरस पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस होने वाला है। देखिए कौन सा ये वायरस है और कैसे आपको इससे बचना होगा। चीन को वायरस की दुकान कहने में कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 1,500 से ज्यादा खतरनाक वायरसों पर रिसर्च किया जा रहा है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से अभी उभरी भी नहीं है कि चीन में मिले नए वायरस ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों की माने तो इस वायरस से महामारी फैलने की संभावना भी है। फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। सुअरों में मिला यह वायरस इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। आइए आपको बताते हैं कि यह वायरस कितना खतरनाक है। इस वायरस को G4EA-H1N1 नाम दिया गया है। इंसान से इंसान में फैल सकता है यह वायरस। कोरोना वायरस जितना ही खतरनाक है यह वायरस। इस वायरस से दुनिया में महामारी का खतरा है। वायरस में इंसानों को संक्रमित करने के लक्षण भी हैं। कोरोना वायरस से पहले दुनिया में आखिरी बार फ्लू महामारी साल 2009 में आई थी और उस समय इसे स्वाइन फ्लू कहा गया था। मैक्सिको से शुरू हुआ यह स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना कि अनुमान लगाया गया था। इस बार कोरोना वायरस के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में अगर नया वायरस फैलता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। इस नए G4EA-H1N1 वायरस के अंदर अपनी कोशिकाओं को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है, जो कि इंसानी शरीर में दाखिल होने के बाद बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया पर एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान और चीन का विवाद क्या बढ़ा, तमाम ऐसे मुल्कों को एक मौका मिल गया जो चीन का उनके खिलाफ लगातार खड़े थे, उनकी मुखालफत के लिए लगातार खड़े थे और अब लगातार वो भारत का सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब अमेरिका एक इस तरीके से एक चाल चल रहा है जिसमें चीन के लिए शह और मात दोनों ही तय मानकर चलिए आप, क्योंकि अमेरिका डसेगा और चीन मरेगा। चीन से इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है और चीन फिर भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने चीनी ड्रैगन पर नकेल कसनी अब शुरू कर दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर भारत ने डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए बैन लगा दिया है। वहीं अब अमेरिका ने भी चीन को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने हांगकांग को लेकर चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाने के बाद अब अमेरिकी मूल अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इन प्रतिबंधों का ऐलान किया। ट्वीट के जरिए पोम्पियो ने कहा, आज अमेरिका हांगकांग को रक्षा उपकरण और दोहरे इस्तेमाल में आने वाली संवेदनशील तकनीकों को निर्यात पर बैन लगाने जा रहा है। अगर बीजिंग हांगकांग को एक देश, एक प्रणाली समझता है तो हमें भी निश्चित रूप से समझना होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हांगकांग की स्वतंत्रता को खत्म करने के फैसले ने ट्रंप प्रशासन को हांगकांग को लेकर अपनी नीतियों को फिर मूल्यांकन करने का मौका दिया है, क्योंकि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए अमेरिका हांगकांग को अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरणों को रोक रहा है। उधर चीन ने कहा कि वो हांगकांग से संबंधित मुद्दों पर गलत रुख दिखाने वाले अमेरिकी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अपनी दैनिक ब्रीफिंग में इसकी घोषणा की, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी। अभी ये साफ नहीं है कि इस कदम से केवल अमेरिकी सरकार के अधिकारियों को निशाना बनाया जाएगा या फिर निजी क्षेत्रों के अधिकारी भी निशाने पर होंगे। भारत के बाद अब अमेरिका का यह बड़ा कदम चीन को रुला सकता है। कोरोना वायरस को पैदा करने के लिए जिम्मेदार दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी और गलवान घाटी में नापाक हरकतों के बाद चीन चौतरफा घिरता जा रहा है। ऐसे में ज्यादातर देश चीन से खफा हैं, जो कि चीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसी भी बड़े मुल्क को अगर तबाह करना हो तो उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी पर अटैक करना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान कूटनीतिक तौर पर इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हिंदुस्तान चीन के व्यापार, जो कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार था उसके लिए, इस बाजार में अब कटौती करता चला जा रहा है। एक के बाद एक हिंदुस्तान ऐसे कदम उठा रहा है जिससे आर्थिक तौर पर नुकसान चीन को होगा और चीन ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा, क्योंकि भारत से जो पैसा चीन में ज्यादा था, जो उसकी अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती थी हिंदुस्तान से, इसी पर अब हमला भारत की सरकार ने करना शुरू कर दिया है। गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद देश में शुरू हुए बायकॉट चाइना मुहिम का असर दिखने लगा है और अब चीन ने भी मान लिया है कि उसे नुकसान बेहद बड़ा होगा और भारत के साथ व्यापार इसी साल 30 से 50% तक कम हो सकता है, क्योंकि भारत के साथ वो ट्रेड मुनाफे में है। इसलिए व्यापार कम होने से चीन को खासा नुकसान होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के खिलाफ भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद का असर आर्थिक मुद्दों पर पड़ा है। कोविड-19 के साथ जोड़ दें तो द्विपक्षीय व्यापार इस साल 30% कम हो जाएगा और ये गिरावट 50% तक हो सकती है। और भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार के अलावा बंदरगाहों पर कार्गो जांच बढ़ा दी गई है। वहीं ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दोनों पक्षों को फायदा मिल रहा है। कई भारतीय उद्योग बॉयकॉट चाइना को नहीं झेल सकते हैं। भारत को विकल्प तलाशने में काफी समय लगेगा और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत होगी। साथ ही नए उद्योग लगाने होंगे या दूसरे देशों से निवेश लाना पड़ेगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 15 जून को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर धोखे और साजिश के तहत वार किया, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिसके बदले में भारतीय जाबाजों ने चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें 40 से अधिक चीनी सैनिक शहीद हुए थे। इस बीच भारत में चीन को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने के लिए बॉयकॉट चाइना की मुहिम चल रही है। लोग चीनी सामानों को नहीं खरीदने का संकल्प ले रहे हैं, तो कई राज्य सरकारों ने भी चाइनीज कंपनियों को दिए कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो आज के स्पेशल 7 में कई अहम रिपोर्ट से हमने आपको रूबरू कराया। हमने आपको बताया कि किस तरीके से चीन की चालबाजियां खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन उससे साथ साथ हमने ये बताया आपको कि किस तरीके से हिंदुस्तान लगातार अब चीन पर ऐसे हमले कर रहा है जो प्रत्यक्ष के साथ साथ परोक्ष भी है और जिससे निकल पाना, जिससे निपट पाना, जिससे उबर पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा।
आज की पेशकश में बस इतना ही। कल कुछ और अहम खबरों के साथ, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। स्पेशल 7 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।